अच्छा तो बेटा अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 की जाने बढ़ रहे हैं, जो कि मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीआईकेआई के पास पेपर से लिए गए क्वेश्चन और यूटी लाहौर साइड पे भी आने वाला एक बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा मेरा बच्चा जरूरी है आपके लिए। क्वेश्चन को जरा पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा है। सम टू द एन टर्म्स ऑफ द सीरीज 2 + 2 2 + 2 2 2 प्लस सो ऑन इट गोज ऑन टिल इंफिनिटी। आपसे कहा जा रहा है सम टू एन टर्म्स की सीरीज गिवन है, बताओ इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। अब सबसे पहले नंबर के ऊपर जो चीज आपके जहन में आनी चाहिए वो तो ये आती है कि सर ये सीक्वेंस कौन सा गिवन है। तो ये एक रैंडम क्वेश्चन मैंने उठाया था। अब ये रैंडम क्वेश्चन ना तो एपी से बिलोंग करता है ना जीपी से बिलोंग करता है। देखिए क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि एपी का क्वेश्चन है जीपी का क्वेश्चन है। सिंपल तरीके से आपसे कहा जा रहा है कि भाई बताओ सम टू एन टर्म्स की सीरीज किस पे प्रूव हो रही है। अब आपको ये बात नहीं मालूम किस पे प्रूव हो रही है और उसके पीछे की लॉजिक क्या है कि भाई क्वेश्चन के अंदर कॉमन रेशियो निकालने की कोशिश कर लीजिए या फिर कॉमन डिफरेंस, दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही होंगी थ्रू आउट द सीक्वेंस। कॉमन रेशियो क्या होता है, अगर जीपी की सीक्वेंस होती है जीपी की सीरीज होती तो पहली दो टर्म्स में जो आर की वैल्यू आती इन दो टर्म्स में भी आर की वैल्यू वही आनी चाहिए थी। सेम गोज फॉर द कॉमन डिफरेंस, अगर इन दो टर्म्स में से कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कुछ आती इन दो टर्म्स में से भी वही आनी चाहिए थी। तो थ्रू आउट द सीक्वेंस कॉमन डिफरेंस और कॉमन रेशियो अगर सेम होगा तभी तो सीक्वेंस एपी की या जीपी की होगी, तभी ये क्वेश्चन यूआईटी लाहौर साइड पे आया और बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब किस तरीके से इसको सॉल्व करें, अब परेशान है बच्चा लिटरली परेशान है कि सर इस क्वेश्चन को अब कैसे सॉल्व किया जाए जब ये क्वेश्चन ना एपी है ना जीपी है। भाई आज तक आप लोग अगर अपने जहन में पढ़ते हुए आए, लास्ट लेक्चर करवा रहा हूं सीक्वेंस सीरीज का, पहले बता देता हूं, आज तक तमाम स्टूडेंट्स के जहन में कॉन्सेप्ट होता है कि यार या तो सीरीज या सीक्वेंस एपी का होगा या जीपी का होगा एचपी का होगा। उन्हें उनके टीचर ने बात बताई नहीं होती कि इनके अलावा भी क्वेश्चन आ सकते हैं और ये क्वेश्चन उसकी एक बेहतरीन एग्जांपल है कि ना ये एपी को एक तरीके से प्रूफ कर रहा है ना जीपी को कर रहा है ना एचपी को कर रहा है सिंपल फॉर्म में। अब अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो क्या किया जाए, लास्ट लेक्चर के अंदर भी बात मैंने बताई थी। ऐसी किसी भी कंडीशन की सूरत के अंदर आप हमेशा ऑप्शंस की मदद से अपने पर्टिकुलर सीक्वेंस को पहचानते हैं। देखिए ये सीक्वेंस जो है ये अनडिटरमाइंड सीक्वेंस है। अब स्टिल मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 1 नंबर का 4 नंबर का मेरा क्वेश्चन है। अब स्टिल जब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो किस पैटर्न पे करेंगे, आइए जरा उसको समझ लेते हैं। देखिए आपके पास सीक्वेंस यहां पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2 + 2 2 प्लस का 2 2 2 प्लस डॉट इट गोज ऑन टिल इंफिनिटी। मुझे नहीं पता भाई ये सीक्वेंस कौन सा, लिटरली मुझे नहीं पता। मैं परेशान हूं कि यार इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूं जब तक सीक्वेंस नहीं पता चलेगा। यही बात तो सर ने जब से करवाई, मैंने आपको क्या करवाई कि भाई एपी होगा तो एपी का फॉर्मूला, जीपी होगा जीपी का फॉर्मूला, एचपी होगा तो कन्वर्ट करवा के एपी के सूरत के अंदर कर लेंगे भाई, जो लास्ट लेक्चर में भी करवाई क्वेश्चंस। अब जब नहीं पता, नहीं समझ में आ रहा, नहीं कोई कॉमन डिफरेंस सेम, नहीं कोई कॉमन रेशियो सेम, फिर हमेशा हम जिस मेथड को फॉलो करेंगे वो हिट एंड ट्राई मेथड होगा। ऑप्शंस के जरिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकाल लिया जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, ना तो थ्रू आउट द सीक्वेंस आपको कॉमन रेशियो सेम मिलेगा, ना ही कॉमन डिफरेंस सेम मिलेगा। तो भाई मैं आपसे छोटी सी पहले एक बात कर लेता हूं। मेरा बच्चा अगर मैं आपसे कहूं यहां पे देखो 3 टर्म्स मुझे गिवन है, मुझे सीक्वेंस नहीं पता, बट मैं चूंकि क्वेश्चंस को अब सॉल्व करवाऊंगा हिट एंड ट्राई मेथड के ऊपर इस क्वेश्चन को, ताकि हम इस क्वेश्चन का आंसर तो निकाल सकें। तो भाई ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू होगी, ये सेकंड टर्म की वैल्यू होगी और ये थर्ड टर्म की वैल्यू होगी। ऐसा ही है अगर मैं आपसे कहूं कि भाई फर्स्ट टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म हमें मिलती है n की वैल्यू 1 के ऊपर, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। सेकंड टर्म कब मिलती है हमें, n की वैल्यू 2 के ऊपर। तो अगर मैं आपसे कहूं सेकंड टर्म क्या होगी भाई, n की वैल्यू 2 पे मिलने वाली। और चूंकि मुझे साफ दिख रहा है कि सम की कोई सीरीज आ रही है, मुझे साफ दिख रहा है कि सम की कोई सीरीज आ रही है, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं जो सेकंड टर्म होगी बेसिकली वो सेकंड टर्म क्या होगी, T1 + T2 होगी। यानी कि जो भी सेकंड टर्म का आंसर आना चाहिए दर हकीकत वो T1 + T2 आना चाहिए। इसको ऐसे करके लिख दूं, यानी कि भाई अगर मेरे पास n की वैल्यू 1 पे पहली वैल्यू मिल रही है, चूंकि सीरीज सम की मुझे लग रही है, तो भाई ये भी तो हो सकता है कि जो सेकंड टर्म आ रही हो वो इसमें इजाफा करने के बाद आए। और फिर अगर मुझे थर्ड टर्म के लिए फाइंडिंग करनी हो तो n की वैल्यू 3 पे मिलेगी। उसके लिए मुझे पहली तीनों टर्म्स को अगर मैं ऐड करवा दूं तो मुझे थर्ड टर्म की वैल्यू मिल रही होगी, क्योंकि सम की सीरीज आ रही है ना, एक नंबर दूसरे में सम होना चाहिए। ये क्या बात कर रहा हूं, हो सकता है अभी आपको क्लियर ना हो, मैं ओपनली कहता हूं हो सकता है, चूंकि क्वेश्चन एक बहुत डिफिकल्ट और एक मुश्किल क्वेश्चन है, हो सकता है आपको कुछ बातें यहां पर भी क्लियर ना हो। अभी तक मैंने क्या बातें करी दोबारा रिपीट कर देता हूं कि भाई क्वेश्चन के अंदर ये सीक्वेंस ना एपी का है ना जीपी का है ना एचपी का है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक क्या है, मैंने भी सिंपल एक बात करी कि भाई पहली वाली वैल्यू का मतलब क्या है, पहली टर्म है n = 1, फर्स्ट टर्म n = 1 नहीं, पहली टर्म है। दूसरी वैल्यू का मतलब क्या है, बेशक इस चीज को भी इग्नोर कर दीजिए, इस चीज को आप मत देखिए बेशक।
दूसरी टर्म का क्या मतलब है, n की वैल्यू 2 होगी, तो मैंने क्या कहा भाई पहली टर्म तो सिंपल किसी में ऐड नहीं होती, वो सिंपल t1 ही होती है, मगर अगर दूसरी टर्म की वैल्यू चाहिए होगी क्योंकि सीरीज सीक्वेंस की है, तो भाई क्या होगा, t1 प्लस t2 करूंगा तब सेकंड टर्म आएगी, सम की सीरीज आ रही है, थर्ड में क्या हो रहा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड करने पे होगा। ये मैं क्या बात कर रहा हूं, ये बात अभी आपको आगे चल के समझ में आएगी। भाई देखिए अब हम अपने ऑप्शंस की मदद से करेक्ट आंसर पे पहुंचेंगे। देखिए कभी भी आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आप वहां पे फॉर्मूला यूज ना कर सकते हो, क्योंकि एपी नहीं है, ना जीपी है, ना एचपी है, तो ऑब्वियसली फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। हमें अपने हमारे इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर या बेसिक मैथ्स के लेवल के ऊपर ये बात बताई जाती है, तो सीक्वेंस एपी का होगा या एचपी का या जीपी का होगा, हमें इसके अलावा कुछ पता ही नहीं होता। तो भाई ऐसे क्वेश्चन आईबीएस साइड पे आते हैं, क्वेश्चन एनईडी साइड पे भी आते हैं, क्वेश्चन नस साइड पे भी आते हैं, ये यूईटी साइड पे भी आते हैं। तो भाई ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक्स क्या है, फिर हिट एंड ट्राई मेथड, यानी कि आप सिंपल तरीके से काम करोगे। भाई देखो चारों ऑप्शंस में तो एक करेक्ट आंसर है ना, तो यहां पे बारी बारी में एन की वैल्यू में 1 2 3 करके चेक करूंगा, मुझे जिस ऑप्शन के ऊपर ये तीनों नंबर्स मिल रहे होंगे मेरा करेक्ट आंसर होगा। सर क्या बात कर रहे हैं सर, थोड़ा दोबारा बताएं। मैंने कहा कि भाई देखो ऑप्शन ए जो आ रहा है, अगर ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर है तो जब मैं इस ऑप्शन ए के अंदर n की वैल्यू 1 डालूंगा तो मुझे नंबर 2 मिलना चाहिए। आओ चेक कर लेते हैं। भाई ऑप्शन ए क्या आ रहा है, 2 डिवाइडेड बाई 9, 10 की पावर में n प्लस 1 क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से n प्लस 1 2, माइनस का 9 का 9, माइनस का 10 को 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1। तो n की वैल्यू 1 पे भी चेक कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा भाई 10 का स्क्वायर 100 में से 9 निकाल दो, 10 निकाल दो, 19 निकाल दो, 100 में से 19 निकाल दो, तो क्या बन जाएगा 81 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9, 9 1 ज़र 9, 9 के टेबल में 81 कहां पर आएगा, जाहिर सी बात है आपके पास अल्लाह भला करे 9 के टेबल के ऊपर 9 9 ज़र 81, तो 9 2 ज़र 18 नहीं, यानी कि जब मैंने n की वैल्यू 1 पहले ऑप्शन में रखी तो मुझे पहली टर्म तो नहीं मिल रही, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब ऑप्शन ए के अंदर मैंने n की वैल्यू 1 रखी, n क्या है भाई नंबर ऑफ टर्म, यानी कि पहली टर्म की वैल्यू जब मैंने n की वैल्यू 1 रखी ऑप्शन ए के अंदर, तो मुझे आंसर पहली टर्म का क्या आ रहा है 18। हालांकि सीक्वेंस क्या कह रहा है, पहली टर्म का आंसर क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर नहीं होगा। आइए ऑप्शन बी को चेक कर लें जल्दी से। ऑप्शन बी में करते हैं भाई, ऑप्शन बी क्या आ रहा है 2 डिवाइडेड बाई 27, अगेन n की वैल्यू 1 पे पहले चेक करूंगा ताकि पहली टर्म वेरीफाई कर सकें, तो क्या बन जाएगा भाई 10 2 प्लस 1 10 की पावर 3 हो जाएगी ऑब्वियसली, माइनस का 9 इंटू 1 सॉरी n प्लस 1 क्या हो जाएगा, n की वैल्यू अभी भी तो 1 ही ले रहे हैं हम लोग, 1 ले रहे हैं n की वैल्यू, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, 10 की पावर 2 हो जाएगा, एंड देन 9 इंटू 1 9 का 9 माइनस का 10, क्या बन जाएगा भाई 2 डिवाइडेड बाई 27, 10 की पावर 100, 10 की पावर 2 क्या हो जाएगा 100, माइनस का 9 माइनस का 10, सिंपल तरीके से 81, 27 के टेबल में 81 कहां पर आएगा भाई, बहुत सिंपल सी बात है, 27 3 ज़र 81, तो 3 2 ज़र 6, बिल्कुल भी नहीं। यानी कि जब n की वैल्यू 1, मैंने n की वैल्यू 1 जब इस n में डाली, क्योंकि n क्या है पहली टर्म की वैल्यू ना, तो जब मैंने पहली टर्म डाली इसके अंदर, तो मेरे पास जो पहली टर्म का आंसर आ रहा है वो अगेन 6 आ रहा है। हालांकि मुझे क्या चाहिए, मुझे 2 चाहिए, अगर तो 2 यहां से आ जाता तो इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो सकता था, यानी कि ऑप्शन बी भी फेल हो गया। अब फाइनली बढ़ते हैं ऑप्शन सी के ऊपर। अगेन ऑप्शन सी ये रहा, n की वैल्यू 1 पे काम कर रहे हैं, क्या है भाई 2 डिवाइडेड बाई 81 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, माइनस का 9 माइनस का 10, तो क्या बन जाएगा 100, 2 डिवाइडेड बाई 81, 10 का स्क्वायर यानी कि 100 माइनस का 9 माइनस का 10 81 से 81 कैंसिल आउट, फाइनली मेरे पास क्या आ गया 2 ही आ रहा है। यानी कि जब n की वैल्यू 1 मैंने ऑप्शन नंबर सी में पहले पुट करी तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 2, और ये 2 क्या है पहली टर्म का ही तो आंसर है, पहली टर्म सीक्वेंस की पहली टर्म 2 ही तो आ रही है, तो जब मैंने n की वैल्यू 1 यहां पे रखी तो मेरे पास ऑप्शन ए आ गया, यानी कि मेरे पास सीक्वेंस का पहली टर्म आ गई, इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो सकता है। अगला नंबर भी जल्दी से प्रूफ कर लेते हैं कि भाई कि अगला नंबर भी प्रूफ कर सकता है ये नहीं कर सकता। अगर फेल कर दिया अगला नंबर, बहुत बार एग्जामिनर ये शातिर दिमागी करता है कि 2 ऑप्शन करेक्ट दे देता है, एक के ऊपर तीनों नंबर्स प्रूफ हो रहे होंगे, एक के ऊपर कोई एक का, तो कोशिश करनी है कि आपने कम से कम 2 नंबर्स प्रूफ कर लो। तो 22 भी प्रूफ कर लेता हूं। क्या करेंगे भाई, n की वैल्यू 2 के ऊपर भी ऑप्शन सी पे डाल के चेक कर लेता हूं, यानी कि n की वैल्यू 2 के ऊपर क्या मुझे 22 मिल सकता है नहीं मिल सकता, आइए चेक कर लेते हैं सिंपल तरीके से। 2 डिवाइडेड बाई 81 और 10 की पावर पे क्या हो जाएगा भाई 2 प्लस 1 क्या होता है बच्चा 3, माइनस का 9 2 ज़र 18, माइनस का 10 एज इट इज 10 का क्यूब क्या हो गया 1000, 2 डिवाइडेड बाई 81, 10 का क्यूब क्या होता है 1000,
1000 माइनस का 18 माइनस का 10 क्या हो जाएगा भाई? सिंपल तरीके से आई गेस ये आ जाएगा 972। 81 जार किसके ऊपर आएगा? 81 के अल्लाह भला करे किसके ऊपर होगा ये? 81 12 के ऊपर होगा मेरे ख्याल में। 81 इंटू 12 के ऊपर होगा 972। तो क्या बन गया? 12 2 जार, 12 2 जार क्या होगा? 24। हो सकता है अब आप सोच रहे हो सर ये तो गलत आ गया, यहाँ पे 22 सेकंड टर्म का आंसर आना चाहिए था। बिल्कुल आना चाहिए था, मगर सीक्वेंस किसका है? सम का। n की वैल्यू 2 का मतलब क्या है? n की वैल्यू 2 पे जो आपको आंसर मिला है सही मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? कि भाई ये सेकंड टर्म जो आ रही है चूंकि सीक्वेंस सम का है तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, तो तभी तो आंसर 24 आ रहा है, क्योंकि सम की सीरीज चल रही है। सम का मतलब क्या है? पिछली टर्म अगली में ऐड हो रही है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर तुम चाहते हो कि सिर्फ सेकंड टर्म की वैल्यू क्या आ रही है वो निकालना चाहते हो, तो भाई जो आंसर आया तुम्हारे पास 24, उसको फर्स्ट टर्म में से माइनस कर दो, तुम्हारे पास 22 आ जाएगा। 22 बेसिकली इसका यहाँ पे आंसर आ रहा है। सेम काम करके चेक कर लीजिए आप, आपके पास सेम काम अगर थर्ड टर्म के लिए आ रहा होगा क्या, जो यहां से सम की फॉर्मूले में डाल के चेक करोगे n की वैल्यू 3 के ऊपर, वो जो भी आंसर आ रहा होगा उसमें से जब तुम 22 प्लस 2 माइनस कर दोगे तो जो आंसर आएगा वो 222 आ रहा होगा। इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। काइंडली दोबारा से क्वेश्चन को समझ लीजिए, हो सकता है ये आपके जहन के ऊपर चला जाए क्वेश्चन और आपको लग रहा हो कि सर पता नहीं क्या बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा। दोबारा से क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन बहुत मजे का है, क्वेश्चन बहुत आसान सी बात कर रहा है। भाई क्वेश्चन के अंदर ना तो एपी है, ना जीपी है, ना एचपी है। ऐसा कोई क्वेश्चन करवाना बहुत जरूरी था, क्योंकि बच्चे बड़े कंफ्यूज चल रहे थे। क्या काम करोगे भाई? सिंपल तरीके से ऑप्शंस के अंदर बारी बारी ऑप्शंस के जरिए हम अपने करेक्ट आंसर के ऊपर पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे? आओ पहले भी इस चीज को भूल जाओ, अभी ये चीज भूल जाओ क्या करिए। अभी सिंपल सिंपल सा काम, ये वाला काम पहले समझ लो। भाई ये क्या काम करा, मेरे पास 4 ऑप्शंस गिवन है। भाई जाहिर सी बात है मुझे सीक्वेंस गिवन है, कुछ ना कुछ सीरीज गिवन है। n की वैल्यू 1, भाई ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू है। मैंने सिंपल तरीके से ऑप्शन ए में n की वैल्यू 1 डाली, इसको सिंपलीफाई करने पे आंसर क्या आ गया? 18, यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू मुझे 18 दे रहा है, हालांकि फर्स्ट टर्म की वैल्यू यहां पे क्या आ रही है? 2 आ रही है। इसका मतलब ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। फिर ऑप्शन बी के ऊपर मैं गया, अगेन n की वैल्यू 1 रखी, इस उम्मीद के साथ क्या हो सकता है ऑप्शन बी सही हो, मगर फिर जब आंसर आया तो 6 आ गया। हालांकि मेरे पास जो पहली चीज की वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है, इसका मतलब ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं है। फिर ऑप्शन सी पे गया, शायद हो सकता है ऑप्शन बी करेक्ट हो, और जब वाकई मैंने ऑप्शन सी के अंदर n की वैल्यू 1 रखी तो n की वैल्यू 1 रखने पे इसने मुझे आंसर 2 दिया। इसका मतलब ये निकला कि ऑप्शन सी करेक्ट हो सकता है। मगर अब मैं ऑप्शन जो सी है ना इसको और वेरीफाई करना चाह रहा हूं, तो मैंने कहा कि यार इस वाली वैल्यू को भी चेक कर लेता हूं, ये वैल्यू निकल सकती है, निकल सकती है। मगर इस पे जाने से पहले मुझे बेसिक बात एक पता होनी चाहिए। भाई ये हमारे पास कोई नॉर्मल सीक्वेंस नहीं आ रहा, ये कोई नॉर्मल सीरीज नहीं आ रही कि ये कॉमन डिफरेंस इनका हर एक में सेम होगा, ऐसा नहीं है, या कॉमन रेशो हर एक में सेम होगा, ऐसा नहीं है। ये कोई और सीक्वेंस आ रहा है, ये कोई और सीरीज आ रही है, ये ना एपी है, ना जीपी है, ना एचपी है। तो इसकी ट्रिक क्या है भाई? देखो ये पहली वैल्यू है तो इसका मतलब कि n की वैल्यू 1 है, तो भाई ये सिंपल फर्स्ट टर्म होगी। n की वैल्यू जो 2 होगी, चूंकि सीक्वेंस किसका है? चूंकि सीक्वेंस आपके पास कोई सीरीज आ रही है, सम की आ रही है, तो भाई जाहिर सी बात है जो सेकंड टर्म की वैल्यू होगी उसमें फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तुम्हारे पास, तब कहीं जाके सेकंड टर्म की ओरिजिनल वैल्यू आएगी। ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं गिवन तुम्हें। जब फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम करोगे तभी सेकंड टर्म की वैल्यू आएगी। अगर थर्ड टर्म की ओरिजिनल वैल्यू निकालना चाहता हूं, ओरिजिनल वैल्यू नहीं गिवन, तो क्या करूंगा? फर्स्ट सेकंड और जो भी थर्ड की आंसर आएगा उनको आपस में ऐड करूंगा, तो मेरे पास फाइनली थर्ड टर्म का आंसर आ रहा होगा। मैंने इसी बात को यहां पे लिखा कि भाई n की वैल्यू 2 क्या डिनोट कर रहा है? सेकंड टर्म। सेकंड टर्म की ओरिजिनल वैल्यू कैसे आएगी? जब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम लूंगा, जो आंसर आएगा वो मेरा यहां पे आंसर होना चाहिए था, बट ये नहीं गिवन। थर्ड टर्म की वैल्यू कैसे आएगी? फर्स्ट सेकंड और थर्ड का जो भी आंसर आएगा उनको जब ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर आ रहा होगा। सम के फॉर्मूले से डायरेक्टली आएगा। अब जरा बात सुनिएगा, अब जब हमने ऑप्शन सी के अंदर जहां n आ रहा था वहां पे 2 पुट करा, तो आंसर क्या आया मेरा? 24। हो सकता है आपको लग रहा हो सर 24 गलत आंसर आ रहा है। गलत नहीं आ रहा। क्यों गलत नहीं आ रहा? क्योंकि सीक्वेंस, ये सीरीज जो आ रही है अनडिटरमाइंड सीक्वेंस है, अनडिटरमाइंड सीरीज है, तो ये भाई कोई एडिशन बेस्ड सीरीज आ रही है ना, तो 24 जो आंसर आया ये बेसिकली यहां पे आया जो उसका सेकंड टर्म का आंसर है। अगर मुझे इसको 22 में कन्वर्ट करना है, कैसे करूंगा भाई? इसमें से फर्स्ट टर्म की वैल्यू माइनस कर दो ना। फर्स्ट टर्म क्या था? 2, तो 24 में से 2 माइनस कर दोगे, क्या बन गया? 22 बन गया, सिंपल तरीके से। अब लेट सपोज तुम्हारे पास 23 की सॉरी n इज इक्वल टू 3 के ऊपर ऑप्शन सी को जरा सॉल्व करके चेक कर लेना। तुम्हारे पास जो आंसर आना चाहिए वो क्या आ रहा होगा भाई? सिंपल तरीके से आई गेस वो आपके पास कुछ ना कुछ आ रहा होगा, अल्लाह भला करे, 246 मेरा ख्याल है। क्या आना चाहिए? 246 आना चाहिए। ऑप्शन सी के अंदर n की वैल्यू 3 डाल के चेक कर लें, 246 आ रहा होगा। ये तुम्हारे पास ओरिजिनल आंसर आ रहा होगा
थर्ड टर्म का। मगर यहां पे चूंकि सीरीज एक सम की गिवन है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट को सेकंड को जब थर्ड में कंबाइन करोगे 246 बनेगा। तो यहां से जब फॉर्मूले में डाल के चेक करोगे ना, सम की इस फॉर्मूले में डाल के चेक करोगे, क्योंकि ये तो निकालना है तुम्हें, सम टू एन टर्म से सीरीज के अंदर तुम्हें सम की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है। जब करोगे तो तुम्हारे पास 246 आंसर आ रहा होगा। उसमें से जब तुम माइनस का 24 करोगे, माइनस का 2 करोगे, तो वापस से 222 बन जाएगा। दैट्स हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। मुझे मालूम है क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मुझे मालूम है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट बिलीव मी बहुत ईजी तरीके से समझाया है, आपको ईजी लगना चाहिए ये क्वेश्चन। क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई जो भी आपके पास यहाँ सीरीज आ रही है, जो भी नंबर आ रहा है, 24 आया, 24 में से फर्स्ट टर्म की वैल्यू कैंसिल आउट करो तो 22 आ जाएगा। 246 तुम्हारे पास ऑप्शन सी में जब n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 246 आंसर आ रहा होगा। इसमें से सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म की वैल्यू माइनस कर देना, वापस से 222 बन जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन चल रहा है। तो ये क्वेश्चन करवाने की रीजन यही है कि आपको इस बात के बारे में आइडिया हो सके कि भाई बहुत दफा आपको जो सीरीज या सीक्वेंस गिवन होगा वो एपी, जीपी, एचपी का नहीं होगा, उसके बगैर कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, आपको ये ट्रिक्स मालूम होनी चाहिए। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा इंशाल्लाह। अब देखिए बेटा, मेरे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है, ये नस के नेट 3 में पूछा गया 2014 एंड 15। अगेन मेरी सोर्सेज बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं, उसके पीछे रीजन क्या बेटा, एक बहुत बड़ा काम होता है उस लेक्चर्स के बारे में रिसर्च करने के ऊपर, पास पेपर से क्वेश्चंस गैदर करने के ऊपर, उसके बाद लेक्चर्स को डिजाइन किया जाता है। कई तरह की पास्ट पेपर से किताबें परचेज करनी पड़ती हैं। तो ये नस्ट के नेट 3 के पेपर में पूछा गया जीबी के टॉपिक का क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2015-2014 नेट 3 नस्ट का। क्या कहता है, सम ऑफ द सीरीज ऑफ 0.9 प्लस 0.09 प्लस 0.009। अगला नंबर क्या होगा, प्लस 0.0009। इस तरह चल रहा है कहां तक, 100 टर्म्स तक। कह रहे हैं कि बताओ करेक्ट आंसर कौन सा है। क्या कहता है, बताओ करेक्ट आंसर कौन सा है। किस तरीके से बताएंगे, अरे बहुत बच्चों वाला काम है। अच्छा अब आपके जहन में आ रहा होगा सर आपको कैसे पता चला ये जीपी का क्वेश्चन है। भाई क्वेश्चन हमने मुंह से बता रहे जीपी का, यकीन ना है तो कॉमन डिफरेंस लेके चेक कर लो। क्या करके चेक कर लो, कॉमन डिफरेंस लेके चेक कर लो, भाई कोई मसला थोड़ी है। तो प्यारे बच्चों, किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपसे बड़ी सिंपल सी बात कर रहे हैं। आपको एक सीक्वेंस गिवन है। पहला काम, क्वेश्चन कभी भी सामने आए ना, रट्टा मार के एपी या जीपी अपनी मर्जी से मत कह देना। भाई क्वेश्चन को एनालाइज करो। एनालाइज कर रहे हो, तुम्हारे सामने एक सीक्वेंस लिखा हुआ है अप टू 100 टर्म्स। तुमसे इसकी सम की वैल्यू पूछी जा रही है, तुमसे इसका सम का आंसर मांगा जा रहा है। मुझे नहीं पता एपी या जीपी है, मेरी बात पे यकीन क्यों कर रहे हो, मेरी बात पे यकीन क्यों कर रहे हो। भाई चेक करो ना, कॉमन डिफरेंस सेम होगा, कॉमन रेशियो सेम होगा। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दो, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा मुझे साफ दिख रहा है। ये सेकंड पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे सिंपल ये फर्स्ट डेसिमल के बाद एक जीरो भी आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा। सेम गोस फॉर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ऑब्वियसली कॉमन डिफरेंस कभी भी सेम नहीं हो सकता। बहुत सिंपल सी लॉजिक मुझे दिख रही है। भाई जरूरी थोड़ी है कि यार तुम लकीर के फकीर थोड़ी हो कि हाथ से करके चेक करोगे कॉमन डिफरेंस अच्छा सेम है नहीं है। भाई बेसिक मैथ्स है ना मेरा बच्चा, ये वाली मैथ्स तो आपको आनी चाहिए। बिल्कुल बेसिक लेवल पे देखो बात ही कर रहा हूँ, कोई मुश्किल बात नहीं कर रहा। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हो सकता, मुझे साफ दिख रहा है। कॉमन रेशियो क्या सेम हो सकता है, वो चेक कर लेते हैं, बिल्कुल चेक करने की चीज है वो। भाई देखो, जब मैं क्या करूंगा सिंपल तरीके से 0.09 सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म इनटू 0.9, मुझे साफ दिख रहा है किसके ऊपर मेरी वैल्यू आ रही होगी। अल्लाह भला करे क्या होगा भाई, अगर इसको बेसिक मैथ्स के लेवल पे भी करना है तो वैसे मुझे आंसर उसका साफ दिख रहा है। क्या हो जाएगा भाई, 0.1 आंसर होना चाहिए मेरे नजदीक। तो सिंपल तरीके से क्या करोगे भाई, बेसिक डिवीजन है। अगर मेरे पास अंदर 0.09 आ रहा है, यहाँ पे 0.9 आ रहा है, डिवाइड करवा दूँ ऑब्वियसली मुझे पॉइंट लेना पड़ेगा। पॉइंट लेके एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। जब एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 0.9 किस टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आ रहा होगा। तो इसका मतलब आर की वैल्यू क्या आ रही होगी, सिंपल 0.1। कैसे करा भाई, 0.09 डिवाइडेड बाय 0.9 कैसे कर रहे होगे। अगेन ये वाले क्वेश्चंस बेतहाशा नस साइड, बेतहाशा म्यूट साइड, मेरान साइड, बेतहाशा GI फास्ट साइड पूछे जाते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। नहीं अलाउ तो बेटा लाजमी आएंगे क्वेश्चन ये वाले, क्योंकि एग्जामिनर को पता है बेसिक मैथ्स यहीं पे टेस्ट होगी। भाई देखो 0.9 के टेबल में 0.09 लाने के लिए ऑब्वियसली छोटा नंबर आ रहा है, क्या करूंगा 0 पॉइंट लगा दूंगा। पॉइंट डेसिमल लगाने के ऊपर डिजिट आगे चला जाएगा, आगे चला जाएगा तो क्या बन गया 0.9 बन गया ना। तो 1 के टेबल पे हो जाएगा 0.9 इंटू 1 0.9 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या आ गई 0.1। सेम गोस फॉर ईयर, इन दोनों के ऊपर भी करके चेक कर लो। 0.009 डिवाइड बाय 0.09 सिंपल तरीके से अगेन डेसिमल एक लाने के ऊपर 0.1 ही आ रहा होगा। यहां से भी आंसर करना चाहो तो इसको भी कर सकते हो भाई, वेरिफिकेशन के लिए जल्दी से करना चाहो तो इसको भी कर सकते हो। क्या आ रहा होगा 0.009 डिवाइडेड बाय 0.09। भाई जाहिर सी बात है अगेन एक डिजिट वहां पे जाएगा तो इसका भी 0.1 ही आंसर आ रहा होगा आर का, कॉमन रेशियो का। यानी कि कॉमन रेशियो का आंसर क्या आ रहा होगा 0.1 आ रहा होगा। बहुत सिंपल सी बात है यहां तक की। अच्छा अब फाइंड क्या करना है, सम फाइंड करना है।
क्वेश्चन जरा गौर से देख लीजिए, आर की जो वैल्यू आ रही है 1 से स्मॉलर आ रही है, यानी कि कॉमन रेशियो आपका 1 से छोटा आ रहा है। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बेटा? बहुत ही आसान फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू ए का ए एज इट इज 1 माइनस का आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस का आर। तो भाई आपके पास क्या कह रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है सम ऑफ द सीरीज अप टू 100 टर्म्स। तो n की वैल्यू क्या होगी 100, a यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या होगी 0.9, और r आप पहले कैलकुलेट कर चुके हो। तो भाई s 100 तक की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको, सही है ना। a यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ रही है 0.9, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है 0.9 इंटू 1 माइनस का आर की वैल्यू क्या आ रही है मेरा बच्चा, सिंपल 0.1, और पावर क्या है n की वैल्यू क्या होगी 100, क्योंकि सम ऑफ 100 टर्म्स निकालना है। सम ऑफ 100 टर्म्स का मतलब क्या है कि आपके पास जो n की वैल्यू आ रही है वो 100 आ रही है, और नीचे क्या आएगा सिंपल 1 माइनस का आर, 1 माइनस आर यानी कि आर की वैल्यू 0.1 है। तो मेरा भाई ये बहुत ही सिंपल और आसान सा क्वेश्चन, ऊपर 0.9 का 9 एज इट इज, यहाँ पे 1 माइनस का 0.1 की पावर में अभी 100 को मैं एज इट इज रहने देता हूँ। डिवीजन में क्या आ रहा है 1 माइनस का 0.1, एक में से 0.1 निकाल दो क्या बचेगा 0.9 ही बचेगा। इस 0.9 से 0.9 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस का 0.1 पावर में 100 का 100। भाई 0.1 क्या होता है, क्या बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ी? अगर मैं इस पॉइंट को आगे शिफ्ट करूंगा एक डिजिट आगे, तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे 1 के बाद एक 0 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, सिंपल तरीके से बन जाएगा 1 माइनस का 0.1 को एक और तरीके से कैसे लिख सकता हूं, 1 डिवाइडेड बाय 10। क्या बन जाएगा 1 डिवाइड बाय 10 और पावर में 100 का 100। भाई 0.1 किसके बराबर होता है 1 डिवाइड बाय 10 के ना, बहुत बेसिक सी मैथ्स है। अगर ट्यूशन वाली बाजी से नहीं पढ़ा तो ये बात मालूम होगी कि भाई क्या होता है 0.1 की वैल्यू, पॉइंट के डिजिट को जब मैं आगे शिफ्ट करूंगा तो नीचे एक 0 का इजाफा हो जाएगा 1 के बाद, और ऊपर क्या हो जाएगा सिंपल 1.0 कह लो या सिंपल 1 कह लो, 1 डिवाइड बाय 10। अब जब ब्रैकेट ओपन करूंगा ये 100 ऊपर वाले टर्म पे भी जाएगा नीचे वाले टर्म पे भी जाएगा, तो एक क्वेश्चन के आंसर क्या बन रहा होगा 1 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर में 100। एलसीएम ले लो ना यार, यहाँ पे क्या मसले की बात है, एलसीएम लूंगा तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा भाई, एलसीएम के अंदर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ऊपर बन जाएगा 10 की पावर 100 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 100, और यही मेरा फाइनल आंसर होगा। चेक कर लीजिए कौन सा आपका फाइनल आंसर है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑब्वियसली ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नस के नेट थ्री में पूछा गया, बेटा मुझे बताओ इसमें क्या मसले की चीज है। बहुत सिंपल सी बात कर रहा है, क्या इशू है इसके अंदर, सिंपल तरीके से आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। मेजॉरिटी अवाम इन क्वेश्चंस में घपला करती है सीरीज को या सीक्वेंस को देखने के बाद कि सर ये तो डेसिमल वाली सीक्वेंस आ रही है, नस का पेपर दे रहे थे हमारे टीचर ने कहा था कि भाई इतनी मुश्किल सीरीज नहीं आती, बेसिक मैथ्स होती है। तो भाई बेसिक मैथ्स है, मैंने भी कैलकुलेटर यूज नहीं करा आपके सामने, बेसिक काम करें। नहीं सर आप टीचर ने इसलिए आपको आता है। अबे अल्लाह के बंदे तुम्हारे सामने मैंने मैथ्स करी, मुझे बताओ उसमें क्या इशू है। सिंपल तरीके से तुम्हें मैंने डिवीजन भी करके दिखाई, तुम्हें मैंने पॉइंट की डेसिमल भी करके दिखाई। मेरा बच्चा बेसिक चीजें आपको लाजमी आनी चाहिए। कोई एक मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक मैंने नस के बच्चों के लिए बनाई है, कोई एक मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक जो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है वो आईबीए के बच्चों के लिए बनाई हुई है, कि वो बच्चे जो कि जिनको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता वो एटलीस्ट उनको पास बेसिक ट्रिक्स होनी चाहिए। अगर तुम ड्रीम रखते हो आईबीए जाने की, अगर तुम ड्रीम रखते हो नस जाने की, तो ये आपका फर्ज है कि आपको बेसिक स्क्वायर्स 10 तक के, बेसिक क्यूब्स 10 तक के, √2, √3, √7, √5 की वैल्यूज लाजमी याद होनी चाहिए। और जो एनईडी वाले बच्चे हैं, प्याज वाले बच्चे हैं, उन्हें तो कैलकुलेटर अलाउ है भाई, वो तो कॉलर ऊंचा कर सकते हैं। बिल्कुल गलत करते हैं, बिल्कुल गलत। तो बेटा यहाँ तक की बात क्लियर है, कोई मसला, मैंने इसलिए आपके सामने क्वेश्चन रख दिया, आप देख सकते हैं इसको, कोई इशू मेरे नहीं ख्याल में कोई इशू होगा, बिल्कुल बेसिक सी मैथ्स है। काइंडली अब मुझे बताओ, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे पहले लेक्चर के बाद सर आपने इतने सारे क्वेश्चंस नहीं करवाए, तो बेटा ये आपकी स्पेशल फरमाइश के ऊपर लेक्चर्स लेकर आ रहा हूँ, पास्ट पेपर बेस्ड लेक्चर्स, नस से, एनईडी से, मेरान से, आईबीए से, फास्ट से, जीआईकेआई से, इन तमाम के पास्ट पेपर्स बेस्ड क्वेश्चंस। हाँ भाई क्लियर है क्वेश्चन, तो फिर आगे मूव करते हैं बेटा। अच्छा तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन एनईडी के 2014 के पास पेपर से लिया गया क्वेश्चन। एनईडी के पेपर में नॉर्मली इजी क्वेश्चन आते हैं एज कंपेयर टू नस्ट, एज कंपेयर टू यूईटी, एज कंपेयर टू जीआईकेआई। इतना मुश्किल पेपर एनईडी का नहीं होता, बट अगेन चूंकि अब कंप्यूटराइज्ड टेस्ट का जमाना वहां पे भी आ गया है, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। डिफिकल्ट लेवल कर रहा है एनईडी अपना, और ये अच्छी बात है, क्रिटिसाइज नहीं करता एनईडी के ऊपर, खुद एनईडी टेंशन ना लो, अल्हम्दुलिल्लाह कई स्टूडेंट नस्ट में बैठे हुए हैं, सो आई एम अ प्राउड टीचर। क्वेश्चन नंबर 6 आज के लेक्चर का एनईडी के 2014 के पेपर से लिया गया, क्या कहता है काइंडली पढ़ लीजिए एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 117 एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 13 डिवाइडेड बाय 3, द रेशियो विल बी डैश। भाई ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं करवाना चाहिए यार, तुम लोगों को करना चाहिए खुद से। वीडियो को स्टॉप करो, खुद से सॉल्व करो, अगर नहीं हो तो अपने मुंह पे चमाट खींच के मार लेना, मेरी तरफ से हिदायत है। क्या कहा,
वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश तो करो बेटा, जब तक कोशिश नहीं करोगे तो क्या करोगे। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन बड़ी सिंपल सी बात कर रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी। कहता है जीपी के अंदर जो पहली 3 टर्म्स हैं उनका सम 117 है। कहता है और द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स, अगर इजी क्वेश्चन होता तो क्यों लेकर आता। आगे क्या कह रहे हैं, एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 13 डिवाइडेड बाय 3। The ratio will be dash, the ratio will be dash। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आइए देख लेते हैं, बहुत मजे का क्वेश्चन। भाई देखो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी। कहता है जीपी के अंदर जो पहली 3 टर्म्स है उनका सम। लेट सपोज वो टर्म्स कौन कौन सी होंगी, T1 T2 T3 उनका सम। भाई T1 क्या होती है जीपी में, A प्लस का AR प्लस का AR स्क्वायर, यानी कि पहली 3 टर्म्स का सम जीपी में क्या आ रहा है 117, और अगली 3 टर्म्स का सम क्या आ रहा है उसी से अगली, एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स। ऑब्वियसली अगर पहली 3 टर्म्स T1 T2 और T3 होंगे तो नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन सी होंगी, T4 T5 T6, तो उनका सम क्या आ रहा है T4 प्लस T5 प्लस T6 का सम क्या है, यानी कि T4 का मतलब क्या है AR क्यूब, T5 का मतलब क्या है AR4 और T6 का मतलब क्या है AR5। इनका सम कितने आपको दिया हुआ है 13 डिवाइडेड बाय 3। आगे क्या कह रहा है, मजे की बात तो आगे आ रही है, एंड देयर रेशियो विल बी डैश, एंड देयर रेशियो विल बी डैश, यानी कि क्वेश्चन क्या कहता है जीपी की पहली 3 टर्म्स, अपनी मर्जी की कोई 3 टर्म्स नहीं ले सकते। क्वेश्चन को गौर से पढ़ना भाई, क्वेश्चन को पढ़ा नहीं तो क्वेश्चन समझा नहीं। क्या कहता है, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, पहली 3 टर्म्स जीपी की उनका सम 117 है। पहली 3 टर्म्स कौन कौन सी होंगी लिखना सिखाया था, पहले लेक्चर में सिखाया था लिखना, a प्लस AR प्लस का AR स्क्वायर किसके बराबर है 117 के। उसके बाद की 3 टर्म्स का सम किसके बराबर है 13 डिवाइडेड बाय 3 के, और इनके दरमियान का रेशियो कैलकुलेट करना है। सिंपल तरीके से इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करवा दूंगा। ये बात लास्ट लेक्चर में भी बताई थी। अगर तुम्हें चॉइस दे दी जाए रेशियो लेने की, अगर आपको चॉइस दे दी जाए तो कोशिश ये की जाती है हमेशा बड़ी वैल्यू को पावर वाली ऊपर रखते हैं। तो भाई इक्वेशन 2 को डिवाइड करवा दूंगा इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 2 क्या बन रही होगी, सिंपल तरीके से इट विल बी AR क्यूब प्लस का AR की पावर 4 प्लस का AR की पावर 5 इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 3। इसका रेशियो लेना है किसके साथ, इक्वेशन 1 के साथ। लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड करवाओगे मेरा बच्चा, राइट हैंड साइड से। बड़ी बेसिक बातें हैं, ये बातें तो आई गई सब तमाम स्टूडेंट्स को हमारे क्लियर होंगी भाई, कोई मसले की बात ही नहीं है इसके अंदर। और यहाँ पे 117 कैसे करेंगे भाई मल्टीप्लीकेशन, क्या करेंगे, ऊपर से हाईएस्ट पावर क्या आ रही है भाई, मैं किसको कॉमन ले सकता हूँ, ऊपर से AR क्यूब को कॉमन लिया सकता है आई गेस। सबके अंदर A आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। सबसे लोएस्ट पावर आर की क्या आ रही है क्यूब, यानी कि ऊपर से मैं AR क्यूब को कॉमन ले सकता हूं। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 प्लस का R, सिंपल R प्लस का R, और फिर क्या बचेगा प्लस का R स्क्वायर। ऊपर क्या बच रहा होगा, सिंपल जब AR क्यूब को ऊपर से कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट के 1 प्लस R स्क्वायर। नीचे सबसे हाईएस्ट टर्म क्या कॉमन ले सकता हूँ, आई गेस सिंपल A ही कॉमन ले सकता हूँ नीचे से। तो नीचे से कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा 1 प्लस का R प्लस का R स्क्वायर, नीचे से भी कॉमन आएगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपल 13 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 117, 13 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 117। सिंप्लीफिकेशन कर लूंगा भाई, देखो A से A कट गया, इस पूरी टर्म से वाली पूरी टर्म कट जाएगी। और 13 के टेबल में 117 कहाँ पर आता है, आई गेस 13 इंटू 9, 13 8 0, हाँ सही है, 13 इंटू 9, 13 इंटू 9 के ऊपर आता है। तो भाई R क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय 9 3 27। तो R की क्यूब की वैल्यू क्या आ रही होगी 1 डिवाइडेड बाय 27। जब फाइनली आप यहाँ पे क्यूब रूट लोगे तो क्यूब रूट लेने के ऊपर किसका क्यूब 27 होता है 3 का, तो आपके पास R की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 3। इस तरीके से इनका आंसर क्या आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। दोबारा सुन लीजिए, किसी बच्चे को मसला है भाई, सिंपल सी बात कर रहा है, एनईटी के 2014 में पूछाने वाला एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं नॉर्मली एनईटी के क्वेश्चंस कम से कम करवाता हूं, हालांकि एनईटी के जब बैचेस पढ़ाता हूं अभी यही मैथ्स डिलीवर करता हूं। क्यों, क्योंकि मेरा बच्चा जब हम मुश्किल क्वेश्चंस करोगे तो इजी क्वेश्चंस करना आसान काम होगा। एक बेतहाशा अच्छा क्वेश्चन जो एनईटी के 2014 के पेपर में पूछा गया, क्या कह रहा है भाई, कहता है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी, यानी कि स्टार्टिंग की 3 टर्म जीपी की, उनके सम की वैल्यू उसने आपको दे दी 117, और उनके अगले 3 टर्म्स के सम की वैल्यू दे दी 13 डिवाइड बाय 3। कहते हैं बताओ रेशियो क्या होगा। भाई सिंपल तरीके से इक्वेशन 1 बना ली, इक्वेशन 2 बना ली।
हो सकता है कोई सोच रहा हो सर 1/2 क्यों नहीं करा, 2/1 क्यों करा। यार नॉर्मली प्रैक्टिस ये होती है जब हाईएस्ट पावर वाली चीज होती है उसको ऊपर रखो, डिवाइड बाय लोएस्ट पावर वाली। इसको मैंने पहले लेक्चर के अंदर भी सीक्वेंस सीरीज से क्लियर करी थी इस बात को, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा सारे लेक्चर्स का, टेंशन नहीं लेनी। क्या हो जाएगा भाई सिंपल तरीके से यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका कि भाई ऊपर से जो चीज कॉमन आ रही थी कॉमन ले ली, ऊपर से AR³ कॉमन आ रहा था, नीचे से सिंपल A कॉमन आ रहा था, और 13/3 × 117 क्या हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन कर दी। 13 के टेबल में एक 117 कहां पे आता है, 9 के ऊपर आ रहा होता है, तो ऊपर से 1 + R + R² ऊपर भी बन गया नीचे भी बन गया, कैंसिल आउट हो गया, इस A से A कट गया, तो फाइनली आंसर क्या आ रहा है, R³ = 1/27। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3। इस तरीके से हमारे पास जो रेशियो था या कॉमन रेशियो था वो हमने फाइंड कर लिया। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई डोंट थिंक अब तक कोई मसला होगा। ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीन बेटा आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं जिनके जरिए आप इजीली अपने मैथ्स के पेपर को एस कर सकते हैं। आज के टॉपिक का जीपी के सीक्वेंस का, जीपी के सीरीज का लास्ट बस क्वेश्चन करवा रहा हूं। इंशाल्लाह इसके बाद सम टू इंफिनिटी के 2-3 पास पेपर से क्वेश्चन करवा के लेक्चर को एंड करेंगे, और फाइनली सीक्वेंस सीरीज की मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीन लेक्चर वीडियोस जो कि लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 होगा, अपने पाए तकमील के ऊपर पहुंच जाएंगे। आईबीए के राउंड 1 2019 से लिया गया एक क्वेश्चन जो कि मुझे बड़ा पसंद आया तो मैंने लेक्चर में शामिल करा। आईबीए के राउंड 1 के 2019 का क्वेश्चन क्या कहता है, the second and the fifth term of GP are 6 and 48 respectively. The sum of the first 10 terms will be. क्वेश्चन को बड़े गौर से पढ़िएगा, क्वेश्चन बड़े मजे का है। कहता है सेकंड और फिफ्थ टर्म जो जीपी में आ रही है उनकी वैल्यू 6 and 48 है, बताओ सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स क्या होंगी। भाई बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, आईबी का स्टैंडर्ड ऑल्दो अच्छा है मगर मजे का क्वेश्चन है, तभी क्वेश्चन को अपने लेक्चर्स में शामिल कर रहा हूं। क्या कह रहा है आईबीए का पास पेपर का क्वेश्चन, बड़ी सिंपल सी बात कर रहा है। कहता है सेकंड एंड फिफ्थ टर्म ऑफ द जीपी आर 6 and 48। तो सेकंड टर्म की मतलब क्या है T2, T2 का मतलब क्या है 6, और फिफ्थ टर्म का मतलब क्या है T5, T5 की वैल्यू क्या दे रहा है 48। तो भाई T2 की वैल्यू क्या दे दी इसने आपको, सिंपल तरीके से T2 की वैल्यू 6 दे दी और फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या दे दी 48। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स भाई T2 का मतलब क्या है AR, यानी कि AR की वैल्यू इसने आपको 6 दे दी है, और T5 का इन अदर वर्ड्स मतलब क्या है AR की पावर 4, इसकी वैल्यू क्या दे दी है 48। तो भाई एक चीज आपकी बन गई इक्वेशन 1, एक चीज आपकी बन गई इक्वेशन 2। आपको निकालना सम है 10 टर्म्स का, जाहिर सी बात है सम ऑफ 10 टर्म्स निकालने के लिए आपको A और R जो कैलकुलेट करना है वो इन दो चीजों से कैलकुलेट करना है। ऐसे क्वेश्चन लेक्चर 1 में भी करवाए थे मैंने आपको, बट स्टिल चूंकि जीपी का टॉपिक पढ़ा तो मैंने सोचा पास्ट पेपर्स के यहां से भी क्वेश्चन आपको करवा दिए जाए ताकि आपकी आसानी हो जाए। भाई क्या करेंगे, सिंपल तरीके से दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड करवा दो, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, तो क्या बन जाएगा मेरा बच्चा, ये सिंपल तरीके से बन जाएगा AR की पावर 4 डिवाइडेड बाय AR इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 6। अच्छा भाई 6 1 6 के टेबल में 48 किसके ऊपर आ रहा होगा, 8 के ऊपर आएगा, तो R यहाँ पे R³ बचेगा, A से A कैंसिल आउट हो गया। सिंप्लीफाई करने पे R³ की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, R³ की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, यानी कि इन अदर वर्ड्स 8 क्या होता है 2 का क्यूब, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइनली आपके पास 2 आ जाएगी। किस तरीके से क्वेश्चन के अंदर से R की वैल्यू निकाली, आपको T2 की वैल्यू गिवन है, आपको सेकंड और फिफ्थ टर्म के बारे में बताया गया है। सेकंड टर्म की वैल्यू गिवन है क्या 6 और फिफ्थ टर्म की वैल्यू गिवन है क्या 48। सेकंड टर्म के लिए आपने सेकंड टर्म का फॉर्मूला ओपन कर दिया, फिफ्थ टर्म के लिए फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला ओपन कर दिया, दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दिया, डिवाइड करवाने के बाद आपके पास R³ की वैल्यू आ गई और आपने वहां से फिर R की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। तो भाई स्टूडेंट्स किस पैटर्न पे काम कर रहे हैं, आपने यहाँ पे R की जब वैल्यू निकाल ली इसको डाल के इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, डायरेक्टली करना है भाई, डायरेक्ट काम करना है, एप्टीट्यूड टेस्ट है। अब बहुत प्यार से काम करना सिखा दिया, तो R की वैल्यू टू इक्वेशन 1 में डालोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, सिंपल तरीके से A × 2 = 6, 2 मल्टीप्लाई और क्या हो जाएगा डिवाइड, तो क्या बन जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 6, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। आगे क्या फाइंड करना है, सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स। भाई सिंपल सी बात है ना, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स का मतलब क्या है S10, S10 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, सिंपल सी चीज है। क्या सिंपल चीज है सर, मेरा बच्चा R की वैल्यू 1 से बड़ी है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, A × R की पावर n-1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा R-1। कैलकुलेट कर लो सम, आपके पास पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा भाई। तो भाई ये क्या बन जाएगा आपके पास, सिंपल तरीके से सम ऑफ 10 टर्म्स क्या आ जाएगा, A की वैल्यू क्या आई 3, R की वैल्यू क्या आई 2,
और n की जगह पे क्या लिखूंगा, सम ऑफ 10 टर्म्स, n की जगह पे 10 आ जाएगा, माइनस का 1 एज इट इज, नीचे क्या आ जाएगा r माइनस का 1, r माइनस का 1 का मतलब 2 माइनस का 1, तो भाई ये क्या बन जाएगा, सिंपल 3। अगेन पहली बता चुका हूं, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है तो बेसिक स्क्वायर्स और क्यूब्स आपको लाजमी याद होना चाहिए। 2 की पावर 10 का मतलब क्या है, 2 की पावर 10 क्या होता है भाई, बेसिक स्क्वायर्स और क्यूब्स मैंने पहले बता चुका हूं, याद होने चाहिए। 1024 माइनस का 1, 2 माइनस 1 1 ही होगा, तो 1024 में से एक माइनस कर दो तो क्या बन जाएगा, s 10 इज इक्वल टू सम ऑफ 10 टर्म्स इज इक्वल टू 3 इंटू 1024 माइनस का 1 यानी कि 1023। सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 3 9 3 6, तो 9603, तो ये आपका फाइनल आंसर आ रहा होगा S10 का। बताओ भाई क्वेश्चन इजी है मुश्किल है, पहले मुश्किल था, तुम्हारे लिए इजी बनाया है। आईबीए के राउंड 1 2019 का क्वेश्चन, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन इसी लेक्चर में शामिल करा ताकि आपको आसानी से इसको समझ सकें, इजीली क्लियर कर सकें। बेटा क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, अब तो हमारा जो टॉपिक आ रहा है बेटा सम टू इंफिनिटी का आ रहा है। अगेन लेक्चर नंबर 1 के अंदर जब मैंने सीक्वेंस सीरीज का मेन कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था, वहां पे ना सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझाया था बल्कि इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवाए थे पास्ट पेपर से। सो आइए आज भी अगेन जब मैं जीपी को इस लेक्चर में कवर कर रहा हूं तो ऑब्वियसली सम टू इंफिनिटी के जो पास्ट पेपर से क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नस्ट और आईबीए साइड पूछा गया, आईबीए के राउंड 2 आई गेस 2015 के अंदर आने वाला क्वेश्चन, और नस्ट का मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं याद मैंने कहां देखा था, बट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ओईटीपी किताबों में मिल जाएगा जो नस्ट के पास पेपर बेस्ड किताबें हैं। क्या कह रहा है इसके अंदर, द थर्ड टर्म ऑफ द कन्वर्जेंट जीपी is the arithmetic mean of the first and the second term. If the first term is 1, the sum to infinity will be। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पढ़िए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन बहुत मजे की बात कर रहा है आपसे, बड़ी सिंपल सी बात कह रहा है। कहता है द थर्ड टर्म ऑफ द कन्वर्जेंट, ये लफ्ज कन्वर्जेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे मार्क कर लीजिए, ऑफ द कन्वर्जेंट जीपी इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड दी सेकेंड। अब याद करिए मैंने अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है आपको। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, आपसे कह रहा है थर्ड टर्म ऑफ द कन्वर्जेंट जीपी। थर्ड टर्म का मतलब क्या है, यानी कि पहली दो टर्म्स कोई ना कोई एग्जिस्ट कर रही है भाई, तो पहली टर्म ए होती है, दूसरी क्या होती है ए आर, और तीसरी क्या होती है ए आर स्क्वायर। लेट्स एज्यूम फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड कि मुझे भी कुछ भी नहीं पता, मुझे खाली इतना पता है थर्ड टर्म की बात कर रहा है, मैंने पहली दूसरी तीसरी टर्म लिख दी। ऑफ अ कन्वर्जेंट जीपी क्या होता है क्या नहीं होता कुछ नहीं, कुछ टेंशन नहीं लेनी भाई, जीपी का लफ्ज कह रहा है जीपी जहन में है। अच्छा, इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड। अब जब उसने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया, अब जरा क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है जो तीसरी टर्म है, यानी कि जो तीसरी टर्म है ये पहली और दूसरे का अरिथमेटिक मीन है। कि अरिथमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट याद है आपको, ए इंटू अरिथमेटिक मीन इंटू बी, ये ए और बी एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं, तो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल तरीके से ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। यहां पे भी यही काम करेंगे कि भाई सिंपल तरीके से आपसे कहा जा रहा है थर्ड टर्म जो है ना ये अरिथमेटिक मीन है पहली और दूसरी का, यानी कि पहली और दूसरी टर्म जो जीपी की है वो एक तरीके से उसने आपको एक्सट्रीम वैल्यूज उनको करार दिया है, एक्सट्रीम वैल्यूज उन्हें बना दिया है, और थर्ड टर्म जो है उसे अरिथमेटिक मीन कह रहा है। तो भाई इस फॉर्मूले के ऊपर अगर इसे मैं ओपन करूं तो ये क्या बन जाएगा, सिंपल तरीके से ए आर स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस का ए आर डिवाइडेड बाई 2। सर ये क्या काम कर दिया मेरा प्यारे स्टूडेंट, अच्छे से बच्चे, क्या काम करा भाई, सिंपल तरीके से जो एग्जामिनर ने कंडीशन दी उस कंडीशन को लिख दिया। एग्जामिनर ने कहा कि भाई तुम्हारी जो तीसरी टर्म आ रही है वो अरिथमेटिक मीन है, वो बीच की वैल्यू है पहली दो के, यानी कि वो अरिथमेटिक मीन है पहली और दूसरी का। तो भाई ये अरिथमेटिक मीन है, किसका अरिथमेटिक मीन है, दो एक्सट्रीम वैल्यूज का, तो भाई ये ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, सिंपल तरीके से फॉर्मूला। यानी कि क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ना साइड पे आया, क्यों आईबीए साइड पे आया, क्योंकि जीपी के अंदर एएम का कॉन्सेप्ट आ रहा है। दैट्स हाउ नस्ट का एक बच्चे को टेस्ट किया जाता है, दैट्स हाउ आईबीए के अंदर बच्चे को टेस्ट किया जाता है। भाई सिंपल सी लॉजिक है मगर मजे की लॉजिक है, तभी आपके सामने शेयर कर रहा हूं। क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे मेरा बेटा, यहाँ पे ए आर स्क्वायर का ए आर स्क्वायर, पहली दो टर्म में से ए को कॉमन ले लूंगा तो क्या बन जाएगा 1 प्लस का आर डिवाइडेड बाई 2, इस ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 2, ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहां पे सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2 आर स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस का आर।
सिंप्लीफिकेशन कर देता हूं इसकी फर्दर, तो क्या बन जाएगा 2r² माइनस का r माइनस का 1 इक्वल टू 0। 2r² माइनस का r माइनस का 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या भाई, मिडिल टर्म ब्रेक कर दो। सिंपल तरीके से मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करते हैं आपको आनी चाहिए। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवा दो, जो भी आंसर आए उसको ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करो कि बीच की नंबर बन जाए, बीच का नंबर बन जाए, मल्टीप्लाई करने वापस वो नंबर बने। मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड। भाई कैसे सॉल्व करते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, वही काम करेंगे। तो 2r² क्या बन जाएगा, आई गेस माइनस का 2r प्लस का r बनना चाहिए, माइनस का 1 इक्वल टू 0। बिल्कुल ऐसा ही होगा। पहली दो टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे 2r, क्या आ जाएगा यहाँ पे r माइनस का 1। दूसरी दो टर्म्स में से 1 कॉमन आ जाएगा, r माइनस का 1 ही बचेगा, यहाँ पे भी इक्वल टू 0। तो r की एक वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1, और r की दूसरी वैल्यू क्या आ रही होगी, 2r इज इक्वल टू नेगेटिव का 1, तो r की दूसरी वैल्यू आ रही होगी नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाई 2। काइंडली लेट मी नो अगर मैं रॉन्ग गलत कह रहा हूं, बिल्कुल आपके सामने सॉल्व करा ऐसे ही आ रहा होगा। r की एक वैल्यू क्या आ रही होगी 1, और r की एक और वैल्यू क्या आ रही होगी नेगेटिव का हाफ। क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है, सम टू इन्फिनिटी की वैल्यू निकालनी है। भाई सम टू इन्फिनिटी ओरिजिनली क्वेश्चन में फाइंड क्या करने को कहा है, सम टू इन्फिनिटी। फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है आपको, क्या होता है a डिवाइडेड बाय 1 माइनस का r। देखो फर्स्ट टर्म की वैल्यू गिवन है, आपको सम ऑफ इन्फिनिटी निकालना है। तो सम ऑफ इन्फिनिटी निकालने के लिए आपको r चाहिए, तो उस r के लिए सारा काम करा है। कोई मुश्किल काम नहीं है, तुम्हारे सामने 2 मिनट लगे यार, 2 मिनट में से भी कम वक्त में काम किया है। भाई क्या कॉन्सेप्ट है, थर्ड टर्म ऑफ द कन्वर्जेंट जीपी। अब जो लफ्ज कन्वर्जेंट आ रहा है इसको अपने जहन में बिठा लीजिएगा। अगर इसका मतलब नहीं पता तो मैं भी आपसे मतलब पूछ लेता हूं क्या होता है। इज अ कन्वर्जेंट जीपी इज अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन है फर्स्ट और सेकंड टर्म का, तो हमने सिंपल तरीके से एम का फॉर्मूला यूज करा। फॉर्मूला यूज करने के बाद फाइनली अपनी आर की वैल्यू दो वैल्यूज आ गई आर की। अब आर की वैल्यू 1 करेक्ट होगी, आर की वैल्यू नेगेटिव हाफ। ये डिपेंड करता है इस लफ्ज कन्वर्जेंट जीपी के ऊपर। भाई कन्वर्जेंट जीपी, कन्वर्जन के बुनियादी मायने ये होते हैं इन्फिनिटी तक अप्रोच करना। कन्वर्जन के बुनियादी मायने क्या होते हैं, इन्फिनिटी तक अप्रोच करना। अब देखो तुम्हारे पास दो चीजें आ रही हैं, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू, यानी कि तुम्हें फाइंड भी क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, इन्फिनिटी का सम कैलकुलेट करना है। तो भाई देखो आर की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक वैल्यू पॉजिटिव का 1 एक नेगेटिव का हाफ है। पॉजिटिव का 1 नेग्लेक्ट कर दी जाएगी, नहीं ली जाएगी, क्योंकि सम टू इन्फिनिटी के अंदर हमेशा जो आर की वैल्यू होती है 1 से लेस देन होती है। या तो इस बात को समझ लो, नहीं तो लफ्ज कन्वर्जन भी बहुत बड़ा इंडिकेट कर रहा है कि कन्वर्जेंट सीरीज के अंदर आपका जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है वो हमेशा इन्फिनिटी की जानिब अप्रोच कर रहा होता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो इस बात को ऐसे समझ सको कि कन्वर्जेंट के लफ्ज की वजह से तुम आर की पॉजिटिव वैल्यू नहीं लोगे बल्कि नेगेटिव बेस वैल्यू लोगे या छोटी वैल्यू लोगे, ये भी सही है। नहीं तो इसको समझाने का एक आसान तरीका, बड़ा मजे का तरीका, भाई देखो तुम्हें निकालना है क्या, सम टू इन्फिनिटी। सम टू इन्फिनिटी के अंदर हमेशा आर लेस देन का होता है, या फिर हमेशा जो आर होता है वो 1 से छोटा होता है, तो 1 तो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो भाई सिंपल तरीके से आर की वैल्यू पता चल गई। फॉर्मूला आप तमाम स्टूडेंट्स को मालूम है, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ए की वैल्यू क्वेश्चन में कही जा रही है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 ले लो, तो क्या बन जाएगा 1 ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस का आर। माइनस का साइन, इट इज आर की वैल्यू क्या है, माइनस का हाफ। इसको सिंप्लीफाई करवा लो तो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2। एलसीएम ले लो नीचे, तो क्या बन जाएगा 2 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2। भाई मैथ्स का बेसिक असूल है, नीचे क्या बन रहा है 3 डिवाइडेड बाई 2। मैथ्स का बेसिक असूल क्या है, नीचे वाली चीज नीचे से ऊपर जाके जब रेसिप्रोकेट होके लिखी जाएगी तो ये क्या बन जाएगा ऊपर जाके, भाई बहुत ही आसान सी चीज ना, 3 डिवाइड बाई 2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा 2 डिवाइड बाई 3। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा मेरा 2 डिवाइड बाई 3। हो सकता है आप में से कोई बच्चा सोचे सर ये कैसे कर दिया, भाई ये आपका कंप्लीट डिवीजन आ रहा है, उसके नीचे एक टर्म पूरी डिवाइड हो रही है, तो सबसे नीचे वाली जो ऊपर कैसे रेसिप्रोकेट होगी लिखी जाएगी 1 मल्टीप्लाई 1 एज इट इज 2 डिवाइडेड बाई 3। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा एस इन्फिनिटी का 2 डिवाइडेड बाई 3। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आईबीएस साइट पूछा जा चुका है, तो काइंडली इसको देख लीजिए और इसको सिंपल तरीके से सॉल्व किया हम लोगों ने। क्लियर है बच्चों, आई होप यहाँ पे कोई भी मसले की बात नहीं होगी। आज के टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर जा रहे हैं। आज की इस लेक्चर वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आईबीए का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूईटी लोअर साइड आने वाला बेतहाशा क्वेश्चन, फास्ट साइड पे आने वाला क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन एनईडी साइड पे भी आते हैं। क्योंकि एनईडी में कैलकुलेटर अलाउ होता है तो सिंपल क्वेश्चन तो बच्चा सॉल्व कर लेता है, मगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत से बच्चों को नहीं आता। तो भाई ये बेसिक मैथ्स का एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ऑल्दो कैलकुलेटर में भी हो सकता है मगर आपको बेसिकली खुद भी आना चाहिए। भाई पहले तो इस सिंबल को समझ लो, सिंबल किस चीज का आ रहा है, सिग्मा का आ रहा है, सम का सिंबल आ रहा है सिंपल तरीके से। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ मगर क्वेश्चन अपने मुंह से सब कुछ बयान कर रहा है। भाई नीचे वाली वैल्यू इंडिकेट करती है कि आपने कहां से स्टार्ट होना है, ऊपर वाली वैल्यू इंडिकेट करती है कहां तक जाना है। सिग्मा के अंदर आपको सिंपल तरीके से नीचे वाली वैल्यू नॉर्मली इंडिकेट करती है कि भाई जो भी तुम्हारा फंक्शन है उसकी वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है,
ऊपर वाली वैल्यू आपको इंडिकेट करती है कहां तक जाना है। तो यानी कि आपके पास सिंपल तरीके से फंक्शन क्या गिवन है 1 डिवाइड बाय 5 की पावर n का। तो आपको बताया जा रहा है कि इसकी पहला जो आपकी टर्म होगी वो क्या होगी 1 डिवाइड बाय 5। कहां तक का सम निकालना है, इन्फिनिटी तक का। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने सीरीज ड्रॉ कर दूं, भाई ये जो दो शब्दों की मार है ना, ये दो शब्द नहीं है, ये बहुत बड़ी सीक्वेंस लिखी हुई है। क्या कहा मैंने, जरा गौर से देखो भाई, ये सिग्मा का सिंबल सम को डिनोट करता है, एन की वैल्यू 1 यानी कि पहले जो टर्म होगी उसकी वैल्यू दे रहा है, और कहां तक जाना है ये वो भी बता रहा है। अब ये मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि कहा जा रहा है कि भाई n की वैल्यू 1 यानी कि पहली दफा यहां पे क्या आ जाएगा 5 की पावर 1, सिग्मा का मतलब प्लस का साइन, कहां तक जाना है इन्फिनिटी तक ले जाओ। अगला नंबर क्या होगा 5 का स्क्वायर, उससे अगला क्या होगा 5 का क्यूब, उससे अगला क्या होगा 5 की पावर 4, और इट गोज ऑन टिल 5 की पावर इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी तक ही जा रहा है। इन अदर वर्ड्स 5 की पावर किसी भी टर्म की पावर में इन्फिनिटी करने का मतलब कि इन्फिनिटी तक जा रहा है, अनडिटरमाइंड फंक्शन है। तो भाई इसका मतलब क्या हो गया 1 की पावर 5 प्लस 1 की पावर 25 प्लस 1 की पावर 5 का क्यूब निकाल लो 125 होगा। ये गोज ऑन। आपको कैलकुलेट क्या करना है, सम कैलकुलेट करना है, क्योंकि सम का फॉर्मूला आ रहा है वहां पे। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया हुआ। जब ये क्वेश्चन आईबीएस साइड आया, यूईटी साइड आया, वहां पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था कि फाइंड द सम ऑफ इन्फिनिटी या फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस, फाइंड द सम ऑफ द एपी, कुछ नहीं लिखा हुआ था। खुद फैसला करना है। कैसे खुद फैसला करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, मुझे साफ दिख रहा है कि इन्फिनिटी तक की वैल्यूज जा रही हैं। वैल्यूज कहां तक जा रही है इन्फिनिटी तक की, तो सिंपल सम तो है नहीं, सिंपल सम तो है नहीं कि ऊपर उसने साफ बता दिया इन्फिनिटी तक जाएंगी। तो भाई सिंपल सम ऑफ एपी और जीपी का फॉर्मूला नहीं लगेगा। सम ऑफ इन्फिनिटी का टॉपिक खाली जीपी साइड के ऊपर है, और मुझे साफ दिख रहा है जीपी का सीक्वेंस ही आ रहा है। किस तरीके से कि भाई सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म कर दो, कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा 1/5 का। तो मेरे पास यहां से पहली टर्म क्या आ गई 1 डिवाइडेड बाय 5, और जो कॉमन रेशियो की वैल्यू आ रही होगी, कॉमन रेशियो भी यहां पे क्या आ रहा होगा भाई, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म कर दो, आपके पास 1 डिवाइड बाय 5 ही आएगा, करके चेक कर लीजिएगा। 1 डिवाइडेड बाय 25 को 1 डिवाइड बाय 5 से मल्टीप्लाई करिए, नीचे वाली जो ऊपर मूव ऑन कर जाएगी, तो क्या बन जाएगा अगेन 1 डिवाइड बाय 5 ही आ रहा होगा। तो भाई सिंपल तरीके सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला पुट कर दीजिए। क्या फॉर्मूला होता है, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस का r। a की वैल्यू क्या आ रही है 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस का डिवाइडेड बाय 1 माइनस का r की वैल्यू भी क्या आ रही है 1 डिवाइड बाय 5। सिंपल तरीके से एलसीएम ले लूंगा, क्या बन जाएगा भाई, यहां पे बन जाएगा 5 1 5 माइनस का 1 डिवाइड बाय 5, तो क्या हो रहा होगा 1 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5। मैथ्स का बेसिक असूल है, नीचे वाली चीज एक साथ चीज डिवाइड हो रही है, सबसे नीचे वाली ऊपर रेसिप्रोकेट हो जाती है, तो क्या बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4। तो आपके पास फाइनली 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो सम टू इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आ रही होगी 1/4। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और यहां पे हमारा फाइनली हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज का कंप्लीट टॉपिक एंड होता है। लेक्चर नंबर 1 जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स दिए थे, लेक्चर नंबर 2 जिसमें एक टॉपिक के हमने पास पेपर्स बेस्ड क्वेश्चन करे, लेक्चर 3 जिसमें अगले टॉपिक के करे, और फिर लेक्चर 4 जिसके अंदर फाइनली हम लोगों ने जीपी के टॉपिक के तमाम पास पेपर से क्वेश्चंस करे। अगेन एक बात कह देता हूं बेटा, लोग कहते हैं नस के पेपर मुश्किल होता है, यूईटी का पेपर मुश्किल होता है, एनईटी का मुश्किल होता है। बिलीव मी, कोई भी पेपर मुश्किल नहीं है। तो बेटा मैंने यहां पे अपनी जिम्मेदारी पूरी करी। वो तमाम लेक्चर जो मैं शायद पेमेंट लेके किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल के ऊपर उससे ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाता हूँ। उसके पीछे रीज़न ये कि मैं चाहता हूँ कि वो बच्चा जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता किसी मशहूर इंस्टीट्यूट की, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम हासिल करे, क्योंकि तालीम मेरे नज़दीक हर एक का हक है। तो आपका फ़र्ज़ है कि इसको दूसरे तक पहुँचाओ। इसी बात के ऊपर इस लेक्चर को एंड करता हूं। आई होप कि मैंने जितने क्वेश्चन अब कवर करवाए, नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने जानबूझ के कवर करवाए, डिफरेंट सोर्सेज से मैंने क्वेश्चन गैदर करके कवर करवाए, कई तरह के नोट्स होते हैं बच्चा इसके अंदर। तो आपकी आसानी के लिए आई होप कि आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 में भी गए, उससे पहले के लेक्चर्स देख के भी, और मुझे उम्मीद है आइंदा भी जाएंगे। यूईटी में भी गए, आईबी में भी गए, एनईडी में भी गए, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दोज गाइस। आई विल बी प्राउड ऑफ यू एज वेल। इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है, मेरी दुआ है कि आप तमाम स्टूडेंट जो किस भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी करो, आप उसके अंदर एडमिशन हासिल कर सको। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ। आपका फ़र्ज़ है इसको आगे पहुंचाओ, आपका फ़र्ज़ है कि इसको अपने फ्रेंड्स का शेयर करो। इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर ईच एंड एवरी वन। जज़ाकल्लाह यार, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।